फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे हैं। सब लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर ले लिया होगा, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, दूसरा होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। देखिए, अब पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है जीन रिकम्बिनेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके भी तीन सब टाइप्स होते हैं, दैट इज़ बाइनरी फिशन, फिर बर्डिंग हो गया और एक हो गया स्पोरुलेशन। ठीक है, तो पहले हम इसके मेथड लिख लेते हैं। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन भाई एक सेल दो डॉटर न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाता है। स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन, कुछ भी बोल दीजिए, स्पोर फॉर्मेशन सब जानते हैं, स्पोर्स बनते हैं। एंड लास्ट इज बर्डिंग, बर्ड बनती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्पोरुलेशन है इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। देखिए क्या क्या होता है, स्टेजेस में ये डिवाइड होता है, बहुत सारी स्टेजेस हैं। आप देखिए, सबसे पहला होता है सिस्ट, फिर उसके बाद में एंडोस्पोर फॉर्मेशन, कॉनिडिया, देन ओइडिया, फिर स्वार्म सेल्स बनते हैं और लास्ट में जो होता है ज़ूलॉजिया स्टेज, ज़ूलॉजिया स्टेज। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई तीन टाइप का हो गया, बाइनरी फिशन हो गया, स्पोरुलेशन हो गया, आपकी बर्डिंग हो गई। स्पोरुलेशन फर्दर डिवाइड होता है, किस किस में डिवाइड होता है, सिस्ट में, एंडोस्पोर फॉर्मेशन में, फिर कॉनिडिया हो गया, ओइडिया हो गया, स्वार्म सेल्स में, और देन लास्ट इज ज़ूलॉजियल स्टेज में। अब बात करते हैं हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन की। इसको इधर ला देती हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। ये ऊपर वाला है ना। जेनेटिक रिकम्बिनेशन में क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन तीन टाइप का होता है। सबसे पहला होता है कॉन्जुगेशन, फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। देखिए, जब आप डिटेल पढ़ेंगे तब आपको सही से समझ में आएगा। अभी तो बड़ा अजीब सा ही लग रहा होगा। देन लास्ट ट्रांसडक्शन। तीन मेथड्स में होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, दैट इज ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। चलिए अब हम ब्रीफली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने तीन पढ़े थे ना, बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन एंड बर्डिंग। तो अब पढ़ते हैं हम बाइनरी फिशन के बारे में। सबसे पहले बाइनरी फिशन, देखिए बाइनरी फिशन जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेल डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, आप देखिए पहले एग्जांपल, पहले आपको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। डायग्राम की हेल्प से बनता है ना, तो ज़्यादा अक्सर समझ में आ जाता है। ये एक सेल है, एक ये बैक्टीरिया है, और इसके अंदर आ गया आपका, यहाँ पर एक सेल सी आ गई। ठीक है, इस टाइप का हो गया ये जो है इसमें बाहर बैक्टीरिया के बना हुआ, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की,
और जो इसके अंदर बना था ना, ये इस टाइप का कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ये वाला जो है दैट इज मीसोसोम, मीसोसोम। एंड दिस इज, ये जो फ्लावर की तरह से बन रहा है दैट इज न्यूक्लियोइड। और ये जो इसमें बीच में तो कुछ डॉट से बने हुए हैं, ये दैट इज साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? मीसोसोम है, ये न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड दैट इज सेल वॉल। अब क्या होता है कि इसके अंदर ना दो बन जाते हैं, ये मीसोसोम और न्यूक्लियोइड। देखिए किस तरीके के बनेंगे दो। ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरिया की वॉल हो गई है। इसके अंदर एक मीसोसोम तो बन गया, इधर एक मीसोसोम बन जाएगा, इधर दो बन गए मीसोसोम, प्लस क्या नाम है, न्यूक्लियोइड। और इनको क्या बोलते हैं हम, दिस इज डॉटर मीसोसोम, क्योंकि एक मीसोसोम से दो मीसोसोम बन रहे हैं, तो दिस इज डॉटर मीसोसोम एंड दिस इज डॉटर न्यूक्लियोइड। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो डॉटर मीसोसोम दो हैं, अब इनके बीच में ना जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये थोड़ी सी ज्वाइन होना शुरू हो जाएगी इधर से। तो कैसे होगी अब ज्वाइन, देखिएगा ये बन गया एक, और एक इसी तरीके का नीचे का बनेगा। अब इसमें वॉल बननी शुरू हुई है, और यहाँ पर तो है ही डॉटर न्यूक्लियाई और मीसोसोम। ठीक है, इस तरीके की बननी शुरू हुई है बैक्टीरियल सेल वॉल। और जब ये फिर बनने के बाद में यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर आकर आपकी डिवाइड होकर दो अलग डॉटर न्यूक्लियाई बना दी। एक इधर बन गई और एक इधर बन गई। इसमें क्या था आपका, ये डॉटर सेल्स बन गई है भाई, एक डॉटर मीसोसोम हो गया, एक डॉटर न्यूक्लियोइड हो गया, और सेम ही इधर बन गई, दो बन गई। तो ये डॉटर सेल्स दो बन गई। फिजन किस तरीके का होता है, देखिए सबसे पहले बैक्टीरियल सेल वॉल थी जिसमें सिंपल सिर्फ एक था, उसके बाद में वो फर्दर दो बने, इसमें दो डॉटर मीसोसोम और डॉटर न्यूक्लियोइड बन गए। अब क्या हुआ, वो दोनों डिवाइड होना शुरू हुए यहाँ से। अब यहाँ से डिवाइड होते होते दो अलग अलग बन गए। अब ये दो अलग अलग बनकर क्या होंगे, फिर से वही प्रोसेस चलाएंगे भाई, अलग इसमें दो बनेंगे, एक पर्टिकुलर में दो बनेंगे, फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। दिस इज अ बाइनरी फिशन। समझ में आ गया? तो अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, आपको समझ में तो अच्छी तरीके से आ गया होगा। सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। अब देखिए मैंने आपको डायग्राम बताया था, डायग्राम फिर से देख लीजिए आप। ये जो डायग्राम था भाई, एक न्यूक्लियोइड एक मीसोसोम दो में बना, दो फर्दर डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना दी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, देन बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम। चलिए लिखते हैं हम पहले इसको कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। पहले तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, और फिर उसके बाद में आपकी जो बैक्टीरियल सेल थी वो डिवाइड हो गई दो डॉटर न्यूक्लियाई में। देन बैक्टीरियल सेल divided into two daughter cell
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम, ट्रांसवर्स सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से जो डॉटर सेल है वो डिवाइड हो गई, जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड हुई 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो डीएनए बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो इट अकर प्रायर टू द फिजन। लिख लीजिए ये पॉइंट ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज ऑल्सो ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन बैक्टीरिया DNA replication occur prior to fission. Occur prior to fission. ओके और ऐसा होता है जब कंडीशन अच्छी नहीं होती ना, तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट पे, मतलब अंडर फेवरेबल, जब कंडीशन अच्छी होती है फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ये बैक्टीरिया हर 20 मिनट पे डिवाइड होते रहते हैं। ओके, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं, हमने बाइनरी फिशन की बात कर ली है और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्पोरुलेशन की, यानी कि क्या था, स्पोर फॉर्मेशन। और फिर स्पोरुलेशन फर्दर डिवाइडेड इन सो मैनी फॉर्म्स, सिस्ट और एंडोस्पोर फॉर्मेशन, कॉनिडिया हो गया आपका, आर्थ्रोस्पोर्स हो गया। ठीक है, फर्दर हम देखेंगे। अब पहले हम बात करते हैं स्पोरुलेशन की। स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन होता है और स्पोर फॉर्मेशन occur by means of एंडोस्पोर फॉर्मेशन, सिस्ट, कॉनिडिया। ठीक है, एंडोस्पोर बाय मीन्स ऑफ एंडोस्पोर्स हो गया आपका, कॉनिडिया हो गया, और क्या हो गया आपका, सिस्ट हो गया, स्वामर्स हो गया यानी स्वाम सेल्स हो गए, और भी एक्सेट्रा लगा दिया। आप जब पढ़ोगे ब्रीफली तो आपको समझ में आएगा। चलिए तब हम बात करते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन की। एंडोस्पोर में क्या होता है कि ये जो होता है हाईली रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, और ये कब होते हैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में। ये जो होते हैं टेम्परेचर, केमिकल और एंटीबायोटिक्स के रेसिस्टेंट होते हैं। चलिए पहले हमने इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे होंगे। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। Under unfavorable condition, it is highly resistant structure, ये रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, और इट इज रेसिस्टेंट टू टेम्परेचर, केमिकल, एंटीबायोटिक्स। इसके रिप्रोडक्शन को क्या, एक एंडोस्पोर फॉर्मेशन को एक और नेम से बोला जाता है, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भाई क्या नेम से बोला जाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन को, दैट इज़ रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। बात करते हैं हम ये कैसे होते हैं।
अभी तक तो हमने इसके बारे में बात कर ली कि भाई इट इज़ हाईली रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर विच इज रेसिस्टेंट टू टेम्परेचर एंड एंटीबायोटिक्स एंड लास्ट इज केमिकल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये होता कैसे है। ये थिक वॉल का स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली डिहाइड्रेटेड होता है और इसमें रेसिस्टेंट स्पोर्स बनते हैं जो कि जैसे कि आपका बेसिलस थरोटशिप बैक्टीरिया या फिर कोकस टाइप के बैक्टीरिया थे, दैट इज स्पेरिकल बैक्टीरिया, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इट इज थिक वॉल्ड हाईली dehydrated and resistant spores which are formed in any bacillus and coccus types of bacteria। ये बेसिलस या फिर कोकस टाइप के बैक्टीरिया में फॉर्म्ड होते हैं। कॉमनली इसमें सिंगल एंडोस्पोर प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियल सेल में, लेकिन एक्सेप्शन है कि जो एक माइकोबैक्टीरियम पॉलिस्फोरा है, लिख लो चलो पहले हम, कॉमनली single spore formed but in mycobacterium polyspora it have 2 to 4 endospores। ठीक है, ज़्यादातर तो सिंगल स्पोर फॉर्मेशन होता है इसमें, लेकिन एक माइकोबैक्टीरियम पॉलिस्फोरा बैक्टीरिया जिसमें 2 से 4 एंडोस्पोर बन जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कॉनिडिया की। देखिए एंडोस्पोर में फॉर्मेशन तो में कुछ नहीं था, खाली था, बस ये था कि इसमें थिक वॉल्ड होता है, ये हाईली रेसिस्टेंट है, हाँ हाईली डिहाइड्रेटेड है, रेसिस्टेंट है हाईली, और ये रेसिस्टेंट स्पोर्स बनाता है जो कि बैसिलस और कोकस टाइप के बैक्टीरिया में फॉर्म्ड होते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉनिडिया की। कॉनिडिया जो होता है ये माइसीलियल बैक्टीरिया में अकर होता है और ये ना चेन्स में अकर होता है। देखिए किस तरीके का ये है, ये क्या, ये कॉनिडिया है। अब ये आपकी स्टेम है और इसके ऊपर जो बन रहा है दिस इज कॉनिडिया, दिस इज कॉनिडियोफोर। ये तो आपका हो गया नीचे का बेस और ये कॉनिडियोफोर हो गया, और इसके ऊपर ना इस तरीके से स्पोर्स बने हुए होते हैं जिनको कहते हैं कॉनिडिया। ये सब जॉइंट होते हैं आपस में, दैट इज कॉनिडिया। समझ में आ गया आपको? तो भाई ये माइसीलियल बैक्टीरिया में अकर होता है, ये चेन में अकर होता है। भाई आपका चेन बन रहा है यहाँ पर, चेन में अकर होता है ब्रांचेस की टिप पर, जिसको हम कॉनिडियोफोर्स बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या था, लिख लेते हैं हम, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करते हैं आर्थोस्पोर की। ठीक है, तो यानी कि ओइडिया की। ठीक है, थर्ड इज आर्थ्रोस्पोर्स, दैट इज ओइडिया। कुछ नहीं है, नाम ही बहुत भारी भारी है बस इनके, और वैसे इनमें कुछ नहीं है। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ब्रांचेस की टिप पर से। जो ऐसे देखिएगा आप, ये डायग्राम है, दिस इज ब्रांच, और इसके ऊपर जो बनते हैं यहाँ पर जो है ये कुछ सेल्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे सेल्स हैं जो कि सेपरेट हो रहे हैं, इसके अंदर से सेपरेट हो रहे हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये माइसीलियल बैक्टीरिया की टिप जो है ब्रांचेस की टिप पर से सेपरेट हो जाते हैं, और जो
सेपरेट होने के बाद में एक नया आर्थ्रोस्पोर को राइज दे देते हैं। हर एक आर्थ्रोस्पोर राइज कर देता है एक न्यू बैक्टीरिया का। ठीक है, तो भाई अब ये है, ये सेपरेट हुए हुए हैं, यहाँ पर खाली खाली जगह है इनके बीच में, और ये इनसे एक नया माइसीलियल बैक्टीरिया बन गया। हम बात करते हैं अब सिस्ट की। सिस्ट क्या होता है? आर्थ्रोस्पोर में भी कुछ नहीं भाई, कॉनिडिया का और ओइडिया का यानी कि आर्थ्रोस्पोर का सेम सही प्रोसेस है। उसमें भी टिप ऑफ ब्रांचेस पर थे इसके बने हुए, लेकिन वो जॉइंट थे। इसमें जो है ये अलग अलग हो रहे हैं, सेम है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ, दैट इज सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? ये रेस्टिंग स्पोर्स है, जो कि कैसे होते हैं? राउंडिंग ऑफ होने से, यानी कि ऐसे फॉर्म गोल गोल टाइप के बनते हैं ये। चलिए आपको लिखवा देती हूँ पहले मैं, ऊपर वाले में तो कुछ था ही नहीं इनका, इसके बारे में बता देती हूँ। रेस्टिंग स्पोर्स विच फॉर्म अंडर फेवरेबल कंडीशन बाय राउंडिंग ऑफ, भाई गोल होने की वजह से, राउंड करने की वजह से ये बनते हैं। एंड सिक्रीशन ऑफ थिक वॉल अराउंड न्यूक्लियस अराउंड द सेल। ऑफ थिक वॉल अराउंड सेल। कुछ नहीं है भाई, रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, बनते भाई राउंड हो, गोल गोल होने की वजह से, और इसका थिक वॉल होता है सेल के चारों तरफ, ये थिक होता है। हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, पहले वाले का जो था, पहले इस वाले का जो एग्जाम्पल था वो था एसिटिनोमाइसिटीज। एसिटिनोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, दूज डिड देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय दिस। इसमें क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है एजिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर। हम बात करते हैं स्वार्म सेल्स की। स्वार्म सेल्स क्या होते हैं? इसको हम गोनिडिया भी बोलते हैं, स्वार्म सेल्स को। एक बात और याद रखिएगा, पहले चलिए इसकी हम हेडिंग ही लिख देते हैं, इतना आप लोग कॉपी करिएगा। स्वार्म सेल्स, गोनिडिया। देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता रहता है बार बार, और डिवाइड होने के बाद में वो एक फ्लैजिलेटेड स्वार्म टाइप का सेल बना लेता है, जिससे कि फिर मल्टीप्लिकेशन होती है आगे, और फिर डिस्पर्जल हो जाता है, जिससे एक नया माइसेलियम बैक्टीरियम खड़ा हो जाता है। तो स्वार्म सेल्स क्या होता है? cells which divide, protoplasm of cell which divide repeatedly to form a flagellated swarm cells. Flagellated swarm cells बनाते हैं for rapid multiplication and dispersal। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल हो गया भाई, वो हो गया राइजोबियम, हो गया एजिटोबैक्टर जो होता है वो सिस्ट पे परफॉर्म करता है, और वो गोनिडिया पे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं रेस्टिंग स्पोर्स which form flagellated swarm cell for rapid multiplication and dispersal। एग्जाम्पल हो गया राइजोबियम, एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल हो गया एजिटोबैक्टर। राइजोबियम एंड एजिटोबैक्टर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। अब हमारा ज़ूग्लोया स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे, लास्ट है वो।
ज़ूग्लोया स्टेज। ज़ूग्लोया स्टेज क्या कह रहा है कि इसमें जो प्रोफ्यूज म्यूसिलेज है दैट इज सीक्रेटेड टू सराउंड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के चारों तरफ सराउंड होता है, सीक्रेट होता है ताकि वो बैक्टीरिया की चारों तरफ सराउंड हो जाए और उसको केमिकल्स से प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रोफ्यूज म्यूसिलेज is secreted to surround the bacteria and protect them from chemicals। उनको केमिकल्स से प्रोटेक्ट करती है ज़ूग्लोया स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो इसमें अकर हो जाता है अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो तो। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमने पढ़ लिया सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लास्ट रह गया बर्डिंग। बर्डिंग आपको पता ही है, बर्डिंग क्या होती है, उसमें बर्ड डेवलप्ड हो जाती है जिससे फिर न्यू माइसिलियम या फिर न्यू बैक्टीरिया बन जाता है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बारे में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था भाई, बाइनरी फिशन पढ़ लिया हमने पढ़ा, फिर बाइनरी फिशन के बाद में स्पोरुलेशन पढ़ा जिसके बहुत सारे मेथड्स थे जो कि हमने पढ़ लिए हैं। मेथड्स में कुछ खास नहीं था, बस सिर्फ नेम ही हार्ड थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बारे में। जेनेटिक रिकम्बिनेशन में हमने देखा था 3 टाइप के जेनेटिक रिकम्बिनेशन होते हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन and after that conjugation and transduction। recombination सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन की। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिफ्थ, उनके बारे में तो आपने पढ़ा होगा। अच्छा चलिए, उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा, इतना तो पढ़ा ही होगा। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या किया था उन्होंने एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया लिया था और एक नॉन पैथोजेनिक लिया था, उसको फिर चूहों में इंजेक्ट करके देखा था कि वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, चलिए पहले हम साइंटिस्ट का नेम लिख लेते हैं, दैट इज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफ्थ। इन 1928 इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। किस पर दिया था इन्होंने? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ही गेव ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर इन्होंने अपना एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया कि एक बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रांसफर्ड होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, इन दिस वन बैक्टीरिया इज transformed into another। एक बैक्टीरिया दूसरे में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है, बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म हो, मुझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो जाता है। इन्होंने प्रूफ किया, देखो कैसे किया इन्होंने प्रूफ। इन्होंने एक लिया S3 लिया इन्होंने S3, ठीक है, जो कि पैथोजेनिक था।
और एक लिया इन्होंने आर सेकेंड, दैट इज़ नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? डिसीज कॉजिंग। आर सेकेंड डिसीज कॉजिंग नहीं था, लेकिन एस थर्ड जो था वो था पैथोजेनिक डिसीज कॉजिंग। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑन ए माइस। ही डिड एन एक्सपेरिमेंट इनटू माइस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एस थर्ड को सबसे पहले इंजेक्ट किया माइस में। अब माइस में जब एस थर्ड को इंजेक्ट किया तो एस थर्ड तो था पैथोजेनिक भाई, डिसीज कॉजिंग था, तो इससे चूहा जो था उसको न्यूमोनिया हो गया था। क्या हुआ? उसे न्यूमोनिया हुआ, और जिसकी वजह से चूहा मर गया। न्यूमोनिया एंड माइस डेथ। अब क्या किया इन्होंने? फिर देखा कि जो आर सेकेंड वाला था ना, फिर उसको इंजेक्ट करके देखा उन्होंने चूहे के अंदर आर सेकेंड को। अब आर सेकेंड को इंजेक्ट किया तो आर सेकेंड तो नॉन पैथोजेनिक था, जिसकी वजह से चूहा जी गया और उसको न्यूमोनिया नहीं हुआ। ठीक है, न्यूमोनिया नॉट कॉज्ड एंड माइस सर्वाइव्ड। भाई चूहे को न्यूमोनिया हुआ ही नहीं तो वो सर्वाइव हो गया। अब क्या किया इन्होंने? ये तो सिंपल था भाई, हमें पता ही है एस थर्ड जो था वो पैथोजेनिक था, जिसकी वजह से चूहे को न्यूमोनिया हुआ, जबकि आर सेकेंड नॉन पैथोजेनिक था, जिसकी वजह से चूहों को न्यूमोनिया नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया? एस थर्ड को हीट किल्ड किया। इसको हीट किया, हीट किल्ड जिससे इसके बैक्टीरिया जो थे पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे वो मर जाए। अब इसको हीट किल्ड करने के बाद में इन्होंने माइस में इंजेक्ट कर दिया। अब माइस में इंजेक्ट होने के बाद देखा इन्होंने भाई एस थर्ड के बैक्टीरिया हीट किल्ड हो गए, तो चूहे को न्यूमोनिया हुआ ही नहीं और चूहा सरवाइव हो गया। न्यूमोनिया नॉट एंड माइस सर्वाइव्ड। अब क्या क्या भाई, इसमें तो ठीक है, सिंपल था, तीनों में समझ में आ गया भाई। इसको हीट किल्ड कर दिया जिसकी वजह से न्यूमोनिया हुआ नहीं चूहे को और माइस सर्वाइव हो गया। लेकिन अब क्या किया इन्होंने? आर सेकेंड को और जो एस थर्ड था, जो हीट किल्ड हुआ एस थर्ड था, उसको इन्होंने मिला के देखा, तो जिसकी वजह से चूहे को न्यूमोनिया हो गया। आर सेकेंड जबकि नॉन पैथोजेनिक था और इसको हीट किल्ड कर दिया गया, लेकिन तब भी चूहे को न्यूमोनिया हो गया, चूहे की डेथ हो गई। ठीक है, लिखो तो पहले आप आर सेकेंड प्लस एस थर्ड जो कि हीट किल्ड हुआ था, उन दोनों को मिलाकर जब उन्होंने चूहे के अंदर डाला तो चूहे की मौत हो गई। अब भाई चूहे की मौत हुई कैसे? भाई जब ये दोनों तो नॉन पैथोजेनिक बन गए दोनों, तो फिर ये हुई कैसे? तो इसके बारे में इसका ड्रॉबैक ये है कि जो गिरफ्त सर थे वो इसके बारे में पता नहीं लगा पाए। उन्होंने बता दिया कि कोई चीज़ आर सेकेंड जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया एस थर्ड में, लेकिन वो कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हुआ इसके बारे में उन्होंने वो नहीं बता पाए। न्यूमोनिया माइस डेथ, चूहे को न्यूमोनिया हुआ और चूहा मर गया। उन्होंने इतना तो बता दिया कि जो आर सेकेंड जो था वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया एस थर्ड में, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस थर्ड, दैट इज पैथोजेनिक। अब वो हुआ कैसे? इसको देखिए, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एवेरी एट आल, 1944 में थे ये वाले साइंटिस्ट, इन्होंने दिया था। साइंटिस्ट ने बताया, उनका तो फेल हो गया कि कैसे हुआ वो ये नहीं बता पाए, लेकिन 1994 में साइंटिस्ट आए एवेरी एट ऑल, इन्होंने सॉल्व किया। इन्होंने देखा कि जो ट्रेट था वो कैरीड हुआ डीएनए सेगमेंट के ज़रिए,
जो डेड बैक्टीरिया था उसके डीएनए सेगमेंट के ज़रिए वो ट्रेट कैरिड हुआ और फिर जिसकी वजह से चूहे को निमोनिया हो गया और वो R2 के ऊपर हावी हो गया। ठीक है, तो लिख लो इसको। इसमें ये एग्जामिनेशन का भी है कि भाई कैसे हुआ था, तो लिख लीजिए ही फाउंड दैट trait was carried by a DNA segment of dead bacteria। डेड बैक्टीरिया के डीएनए सेगमेंट की वजह से ट्रेट जो था वो कैरीड किया गया और जिसको R2 ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ में आ गया अब आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन जो था वो हुआ F+ यानी कि मेल के और F- के बीच में, दैट इज फीमेल। तो बिटवीन F+ एंड F-। अभी इसमें क्या हुआ था, इसमें बैक्टीरिया लिया जिसमें एक में F+ था, मेल वाला था, और दूसरा था फीमेल वाला। F+ वाले में बैक्टीरियल क्रोमोसोम थी और F फैक्टर था, जबकि जो फीमेल वाला था उसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल क्रोमोसोम थी। देखिए उनका और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग पहले। दिस इज F+। इसके स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर तो है F फैक्टर और यहाँ पर है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये कुछ इस टाइप के प्लाई से टाइप के निकल रहे हैं, इस टाइप का आपका ये निकल रहा है। दिस इज F+ और मेल या फिर डोनर। ठीक है, इसमें क्या है, दिस इज F फैक्टर है ये, और दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब क्या हुआ, एक और लिया उन्होंने, दैट इज एक कॉन्जुगेशन कैसे होता है, एक तो होता है F+ से और दूसरा होता है F- से। दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसमें F फैक्टर नहीं होता है, इसमें होती है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज फीमेल F-, फीमेल और रिसिपिएंट। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने देखा, इन्होंने इस वाले को और इस वाले को, इसको कंबाइन हुए और कंबाइन होने पर देखा गया कि ये दो तरीके के बनाए इन्होंने कंबाइन होने पर। एक तो बना मेथड इस तरीके का बना, ये ले लिया F+ वाला आया, ये दिस इज कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये F+ वाला हो गया, इसमें ये निकल रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज F फैक्टर, दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज कॉन्जुगेशन ट्यूब, और एक ही हो गया फीमेल वाला, और इसमें भी एक क्रोमोसोम हो गया। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मेंशन कर देते हैं। व्हाट इज दिस इज कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये आपको पता ही है, फैक्टर बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब इसमें ना इधर से यहाँ पर एक F प्लाज्मिड की कॉपी निकल रही है। ठीक है, F प्लाज्मिड कॉपी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो ये तो था ओल्ड डोनर, ये वाला बैक्टीरिया का,
ये प्लाज्मिड की कॉपी निकलने की वजह से यहाँ पर एक ये चोच टाइप का सा बन गया है। ये तो हो गया ओल्ड डोनर सेल, जिसमें ये आ गए आपके, जिसमें एक क्रोमोसोम भी आ गया और एक आ गया एफेक्टर। और बिल्कुल सेम इसी तरीके का एक इधर भी बन गया इसकी प्लाज्मिड की कॉपी की वजह से। ये हो गए आपके ये लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गए। और इसमें भी एक क्रोमोसोम हो गया और इसमें भी एक बन गया एफ प्लाज्मिड की कॉपी। अब दोनों सेम सेम हो गए, जिसकी वजह से नहीं हो सकता जीन रिकॉम्बिनेशन। तो दिस इज स्टेराइल, STERILE, दिस इज स्टेराइल मेल मेथड। ठीक है। अब जबकि एक मेथड इसको जब इनको कंबाइन किया तो एक मेथड और बना, जिसमें क्या हुआ आपका, देखिएगा ये कॉन्जुगेशन ट्यूब आ गई और दिस इज वही, फिर से वही बनाओ मेल वाला F+ बनाया ही हमने यही। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम और एफ प्लाज्मिड थे उसमें अलग अलग थे और उसमें एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ था सिर्फ, इसमें ये दोनों एक हो गए और ये दोनों एक होकर बन गए एपिसोम। और एपिसोम फिर ट्रांसफर हुआ फीमेल वाले में, दैट इज F- में या फिर रिसिपिएंट में, और यहाँ पर एक क्रोमोसोम था उसमें आ गया, जिसकी वजह से एपिसोम, दिस इज एपिसोम, जिसकी वजह से, और ये जो आया है ना, ये इधर निकल कर आया, दिस इज न्यूक्लियर जीन, सॉरी। अब क्या हुआ, ये तो बन गया मेल वाला, अब ये अलग होकर, और यहीं पर एक बन गया एफेक्टर और एक बन गया क्रोमोसोम, डोनर सेल। और एक और बना, पिछले वाले में क्या था, डोनर बना था, लेकिन इस बार डोनर नहीं बना, उसकी जगह बना रिसिपिएंट, जिसमें एक डीजेनरेटिंग सेल था, डीजेनरेटिंग डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट था। ठीक है, न्यू जीन्स बन गई इनको कंबाइन होने के बाद में, न्यू जीन्स। और इसमें ये जो आपका बन गया, ये हो गया डीजेनरेटिंग डीएनए सेगमेंट। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट प्रोसेस की, दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि भाई R सेकेंड ट्रांसफॉर्म हो गया था S थर्ड में, किसकी वजह से, डीएनए सेगमेंट की वजह से। और फिर हमने इसमें देखा कॉन्जुगेशन में, देखा हमने कि कॉन्जुगेशन में दो तरीके के स्टेराइल मेल मेथड बना, एक बना दिस इज फर्टाइल मेल मेथड। ठीक है, एक स्टेराइल मेल मेथड बना, एक बना फर्टाइल मेल मेथड। अब बात करते हैं हम ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन में क्या हुआ, ये प्रोसेस था, इसमें जीन को कैरी किया गया एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के लिए, दूसरे बैक्टीरियम में इसको ट्रांसफ़र किया गया, और किससे, वायरस के हेल्प से। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस of carrying over genes from one bacterium to another through the agency of
वायरसेस की एजेंसी के हेल्प से, मतलब वायरसेस के हेल्प से बैक्टीरिया को के जो जीन्स थे उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करना ट्रांसडक्शन कहलाया जाता है। ट्रांसडक्शन जो था वो डिस्कवर किया गया था रींडर और लीनबर्ग सर के ज़रिए। तो लिखते हैं ट्रांसडक्शन was discovered by Zinder and Lederberg. Sir Zinder and Lederberg in 1952 में ये हुआ था। और किसके केस में इसको देखा गया था? इन केस ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियम की जीन्स थी वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रही थी। और किसके ज़रिए हो रही थी? वायरस के ज़रिए हो रही थी। ठीक है, वायरस ने पिकअप किया एक या उससे ज़्यादा बैक्टीरिया की जीन्स को। अपनी जीन्स को पिकअप नहीं करा वायरस ने बैक्टीरिया की जीन्स को पिकअप किया। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला गया? ट्रांसडक्शन बोला गया इस प्रोसेस को। इन ट्रांसडक्शन ए वायरस पिकअप वन और more bacterial genes instead of its own जीन। ठीक है, अपनी जीन नहीं ली वायरस ने, उसने बैक्टीरिया की जीन ली, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने के लिए। ठीक है, बीमारियां फैलाने के लिए। तो आज हमने वही पढ़ लिया, 2 रिप्रोडक्शन का कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ एसेक्सुअल एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एसेक्सुअल जो था वो था बर्डिंग में हुआ, स्पॉरिलेशन में हुआ, और फिर उसके बाद में हुआ था बाइनरी फिशन में। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। फिर हमने उसके बारे में बात करी थी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। और हमने इसको आई थिंक 8th 9th में भी इसको पढ़ा हुआ है हमने। माइस में उन्होंने जो ग्रिफ्थ सर थे उन्होंने इंजेक्ट किया था, माइस में इंजेक्ट किया था उन्होंने S3 को, जिसकी वजह से न्यूमोनिया हुआ। R2 को उन्होंने इंजेक्ट करके देखा तो न्यूमोनिया नहीं हुआ। फिर उन्होंने S3 को हीट किल्ड किया और उसको फिर माइस में इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से न्यूमोनिया नहीं हुआ। लेकिन R2 को उन्होंने फिर और R2 और S3 को जो हीट किल्ड हुआ था उन दोनों को मिक्स करके जब उन्होंने किया तो न्यूमोनिया हो गया माइस में, और माइस की डेथ हो गई। लेकिन वो फेल्ड हो गए थे बताने में कि उन्होंने इतना बता दिया कि R2 ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है R3 में, लेकिन वो फेल्ड हो गए थे ये बताने में कि वो क्यों R2 R3 में ट्रांसफॉर्म्ड हुआ। जिसको एक आए सर ए वेरी एट ऑल नाम है उनका पूरा, वो आए थे 1944 में। उन्होंने क्या किया? 1944 में उन्होंने बताया कि DNA सेगमेंट की वजह से R2 S3 में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। फिर हमने बात करी थी कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन में एक था मेल, एक था फीमेल वाला। 2 तरीके के ये निकल रहे थे, इनको आपस में मिला रहे थे, तो 2 तरीके का बन रहा था कॉन्जुगेशन। एक स्टेराइल मेल मेथड था और जबकि दूसरा था फर्टाइल मेल मेथड। लास्ट हमने बात कर ली ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन क्या कह रहा है कि ये प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया के जीन्स को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरस की हेल्प से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसमें वायरस अपनी जो जीन्स है वो नहीं यूज़ करता, वो बैक्टीरिया के जीन्स लेता है।
अब बात करा था हमने फिर कि ट्रांसडक्शन जो था वो जिंडर और लीडरबर्ग सर आए थे 1952 में। इन्होंने बताया था कि कैसे हुआ ये। इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में देखा था कि वायरस ने पिकअप किया जीन बैक्टीरिया का और उसको दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से बीमारी हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कल साइनोबैक्टीरिया की, दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।